हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैम्बल। आज मैं आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर आया हूं जो कि है इसी इंट्रोडक्शन टू एनाटमी, जनरल एनाटमी का पार्ट 2 और उसका भी पार्ट 2 यानी 2A। तो इसमें अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है सिस्टमैटिक एनाटमी के बारे में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेवरल सिस्टम ऑफ ऑर्गन सेपरेटली इन लॉजिकल ऑर्डर वंस अंडर अ हेड सिस्टमैटिक एनाटमी। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एनाटमी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वेरियस डिविजन्स ऑफ सिस्टमैटिक एनाटमी है। सबसे फर्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक एनाटमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम, मतलब बोन्स, कार्टिलेज एंड एसोसिएट मेम्ब्रेन्स। तो ऑस्टियोलॉजी भी एक सिस्टमैटिक एनाटमी की है एक किस्म है। नेक्स्ट है जी आर्थ्रोलॉजी यानी सिंडेस्मोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द आर्टिकुलर सिस्टम और जॉइंट्स। मायोलॉजी में हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजियोलॉजी में हम लिम्फेटिक और वेसल्स और हार्ट ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरोलॉजी में हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, नर्व्स एंड देयर गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पता है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फाइट और फ्लाइट और रिलैक्सेशन वाला जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, तो नर्व्स एंड गैंग्लिया के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस जैसे साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, इनके बारे में पढ़ते हैं और स्किन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है जी स्प्लैंक्नोलॉजी, और ये जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ विजुअल सिस्टम्स एक्सेप्ट कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इट इंक्लूड्स ऑफ फॉलोइंग विजुअल सिस्टम्स। नंबर 1 रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसमें नेजल, पैसेज, लेरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स फ्रॉम माउथ टू अनस। नंबर 3 पे यूरिनरी सिस्टम है, जिसमें किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा आ जाता है। इसके अलावा जेनिटल सिस्टम, मेल एंड फीमेल सेक्स ग्लैंड्स एंड एसोसिएटेड डक्ट सिस्टम। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं जी। इसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम है। इसमें हमारे हार्मोन से रिलेटेड ग्लैंड से रिलेटेड सिक्रेशंस, हार्मोन्स, ठीक है, हाइपोफिसिस, सेरेब्री, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और सुप्रारिनल ग्लैंड। ये तमाम ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे जिस्म में अहम काम सर अंजाम देते हैं। तो वो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। इसके बाद रीजनल और टोपोग्राफिक एनाटमी। It deals with the anatomy of various structures as they lie in relationship with one another in different regions of the body, जैसे head and neck। ठीक है, इसमें ENT वगैरह आ जाते हैं, डेंटिस्ट्री आ जाती है, न्यूरोलॉजी आ जाती है। ये रीजनल स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, 4 स्पेशलिटीज़ हैं इसमें। और ट्रंक एंड थॉरक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस आ जाता है। इसके अलावा आपको पता है जितने भी ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन में, पेल्विस में, गायनिक में ये बहुत ज़्यादा है। यूरोलॉजिस्ट में है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, जनरल फिजिशियंस हैं। इसके बाद लिम्स का आपको पता है, अपर लिम्स यानी बाजू और लोअर लिम्स यानी हमारी टांगें वगैरह जो लोअर लिम्स होती हैं, और उनमें बोन्स, मसल्स, इनकी हम जो है वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा ब्रेन है, तो ब्रेन में द एनाटमी ऑफ दिस रीजन ऑफ कोर्स इट्स इफ अंडरस्टूड कंप्रीहेंसिवली वुड हेल्प टू द न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकाइट्रिस्ट एंड न्यूरोसर्जन इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्पेशलिटीज़। डिस्क्रिप्टिव एनाटमी है, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की एनाटमिकल पोजीशंस आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइड्स, प्लेन्स, ईटीसी। तो उसमें सबसे पहले जो हमारी टर्म्स हैं, ठीक है, तो टर्म्स है हमारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, क्रेनियल, प्रोस्टल, कॉर्डल, प्रॉक्सिमल। ये तमाम हमारी जो है वो पोजीशंस आ जाती हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, एनाटमी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम डाइसेक्शन करते हैं, जब सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म्स हैं रिलेशनशिप्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसमें पहले देख लिखी है एंटीरियर यानी इन फ्रंट। अभी जैसे मैं इस बॉक्स की एग्जांपल आपको देता हूँ, तो ये है जो इसकी ये वाली जो है इसकी फ्रंट साइड है, तो ये क्या होगी, एंटीरियर। ये एंटीरियर साइड होगी अगर हम इसको ऐसे देखें। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते होंगे। अगर ये बॉक्स ऐसे है तो ये इसकी एंटीरियर साइड है और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। जैसे ही हमारे बॉडी में भी अगर हमारा फ्रंट वाला बॉडी पार्ट है तो वो हमारा एंटीरियर है, और जो हमारी बैक है यानी हमारी कमर है वो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, तो नियर द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी इट्स कॉल्ड एंटीरियर, पोस्टीरियर। और सुपीरियर क्या होगा, जो जैसे हम बॉडी के ऊपर की ये वाली साइड होगी, ऊपर वाली साइड, जैसे हमारा हेड है तो वो क्या है, सुपीरियर। और जो हमारे पाँव हैं एज़ कम्पेयर टू हेड वो क्या होंगे, इन्फीरियर। ये इन्फीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर।
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। नेक्स्ट है जी मीडियन, नियर द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी, यानी ये देखें अगर हम इससे दूर जाते जाएं तो ये क्या होता जाएगा, लेटरल। अगर हम इसके करीब आते जाएं यानी सेंटर की तरफ तो ये क्या होता जाएगा, मीडियल। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक बॉक्स के तौर पे, ठीक है। लेकिन एनाटमी में जो कि हम इसको बॉडीज़ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, डेड बॉडीज़ पर। तो क्रेनियल रोस्ट्रल क्या होता है, सिफेलिक का मतलब होता है हेड की तरफ, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो बॉडी का होता है यानी ये वाला बॉक्स का पार्ट, दिस इज कॉल्ड क्रेनियल ना, सर से क्रेनियल से हो रहा है। और कॉर्डल जो होता है सबसे बॉटम वाला बेस वाला पार्ट इसका जो है टेल, ठीक है, एंड वो क्या कहलाती है, कॉर्डल। तो ये कॉर्डल एंड ये क्रेनियल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके बाद है प्रोक्सिमल का मतलब होता है नज़दीक, और डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ट्रंक। अगर हम इससे दूर जाते जाएं तो हम क्या करेंगे, डिस्टल। अगर इससे करीब आते जाएं तो प्रोक्सिमल। जैसे कि फ़र्ज़ किया आपकी जो बाजू है, ठीक है, तो उसकी जो ह्यूमरस बोन है, ठीक है, ये वाली बोन जो ह्यूमरस है, तो ये क्या है, प्रोक्सिमल है ट्रंक के, एज़ कम्पेयर टू उसका अल्ना और रेडियस, दैट इज़ जो कि है इसका डिस्टल पार्ट। प्री एक्सियल, द लेटरल और रेडियल बॉर्डर ऑफ द अपर लिम्ब, यानी जो रेडियल वाली साइड है, ठीक है, रेडियल और अल्ना आपको पता है दो बोन्स होती हैं अपर लिम्स में। तो जो रेडियल वाली साइड है, ठीक है, जैसे मेरी थंब वाली साइड है, तो ये जो है वो रेडियल साइड है, तो ये क्या है जी, प्री एक्सियल, ठीक है। इसी तरह टीबिया भी है, टीबियल भी है, मिडियल टीबियल भी है, वो भी एक्सियल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पोस्ट एक्सियल, तो मीडियल और अल्नर साइड, तो अल्नर साइड हमारी कौन सी होती है, ये छोटी उंगली वाली, ठीक है। तो अल्नर साइड जो है प्रोक्सिमल है और प्री एक्सियल है, ठीक है, पोस्ट एक्सियल सॉरी। फिर है जी फ्लैक्सस सर्फस। फ्लैक्सस सर्फस क्या होती है, जो हमारी ऊपर वाली सी वाली सर्फस होती है, जब हम एनाटमिकल पोजीशन बनाते हैं तो उसकी जो ऊपर वाली सर्फस होती है फ्लैक्स, इसको हम फ्लैक्स कहते हैं क्योंकि ये फ्लैक्स हो जाती है। ये देखिए, इस तरह फिंगर्स की एग्जांपल लेते हैं, तो ये फ्लैक्सर्स हैं एंड ये एक्सटेंसर्स हैं। जैसे कि हम फिंगर को जो है फ्लैक्स करें तो ये फिंगर फ्लैक्स हो रही है मेरी, ठीक है, तो ये फ्लैक्सर सरफेस है। और जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये मेरी एक्सटेंशन सरफेस, एक्सटेंशन मसल्स हैं, एक्सटेंडेड मसल्स हैं। तो ये है इसका फ़र्क। जी वीवर्स, इसके बाद है जी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। द ह्यूमन बॉडी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी, दैट सेल्स इज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ होल कम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। Collection of cells similar to morphology to performing a specific function is termed tissue. तो वो tissue कहलाते हैं. There are 4 basic tissues: epithelium, connective tissues, and muscle tissue and nervous tissue. The association of different tissues is called an organ which performs certain function like e.g. bone, muscles, heart, stomach and urinary bladder. A group of organs working harmoniously to discharge a specific function form a system. The following systems are formed in the human body. तो सिस्टम कौन से हैं? इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है. The next one is cardiovascular system, respiratory system, digestive system, urogenital system, nervous system, endocrine system, organ and special सेंसेस हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है. तो ये तमाम इसमें जो है वो सिस्टम्स आ जाते हैं. द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ द टू फॉर्म और एनाटॉमिक स्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है. तो मेम्ब्रेन की फॉर्म में होते हैं. इसकी में कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मर इज म्यूकस मेम्ब्रेन विच लाइन्स द इनर हॉलो अजराज ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द लेटर इज कुटेनियस मेम्ब्रेन, ठीक है. कुटेनियस मेम्ब्रेन बेसिकली स्किन को कहते हैं. ये हमारी मेम्ब्रेन है स्किन में भी. तो हॉलो ऑर्गन्स के अंदर जो होती हैं उनको भी हम मेम्ब्रेन कहते हैं. जैसे स्टमक के अंदर की जो इनर लेयर है उसको भी हम जो है वो मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं. द सिंपल वेराइटी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो: एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स, फाइब्रस मेम्ब्रेन्स एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन्स. जो बेसिकली 3 मेम्ब्रेन्स की किस्म है. पहली है जी एपिथेलियल मेम्ब्रेन. तो द मेम्ब्रेन्स मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 टिश्यूज, 2 टिश्यूज होते हैं इसमें. The epithelium and connective tissue, they line the inner cavities of the body, i.e. mucous membrane, pleura, serous, pericardium, ठीक है, पेरिक हार्ट में, ठीक है, प्लूरा किसी भी ऑर्गन से पर जो होता है प्लूरा वो, and mucous membrane. And next one is peritoneum and एपेंडाइमा, ठीक है. ये मुख्तलिफ किस्म के मेम्ब्रेन्स हैं तो उनका हमने जिक्र किया है.
फाइब्रस मेम्ब्रेन्स में देखें तो उसमें क्या है, दीज मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो उनको बनाते हैं, जैसे इसमें फेशिया हो जाता है, ठीक है, फेशिया भी एक स्ट्रक्चर होती है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स को जो है वो सपोर्ट करती है। कैप्सूल ऑफ जॉइंट्स हो गए, मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, पेरियोस्टियम, ठीक है, बोन्स में, और पेरिकॉन्ड्रियम ईटीसी। साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होते हैं, द मेम्ब्रेन्स लाइन द साइनोवियल कैविटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जिनमें जो होता है फ्रिक्शन फ्री लिक्विड होता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन को कम करता है। एंड इज़ लैकिंग, ये मैं कुछ टर्म्स इसलिए बहुत सादा सी बोल जाता हूँ क्योंकि मुझे मेरा ऐसा यकीन है कि जो लोग जो है वो ख़ासकर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिकल को ज़्यादा स्पेसिफिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं समझ सकते, तो मैं इनके लिए कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ, तो प्लीज़ आप इसका माइंड मत कीजिएगा। Lacking of the epithelial lining beneath which is connective tissue, thus it cannot be placed either in the epithelial type or fibrous type, ठीक है, वो दोनों ही तरह की नहीं होते, बट इज सेपरेट वैरायटी, तो वो कुछ सेपरेट वैरायटी होती है। इट सिक्रीट्स फ्लूइड कॉल्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिक्विड होता है फ्लूइड कॉल्ड साइनोविया, विच लुब्रिकेट्स, जो लुब्रिकेट करता है साइनोवियल कैविटी एंड द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द जॉइंट, जो कि इसको क्या करता है जो है फ्रिक्शन कम करता है, उसको लुब्रिकेट करता है जॉइंट्स को, जोड़ों को, टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर, तो वो टूट फूट का शिकार ना हो जाए आर्टिकुलर सर्फेस ड्यूरिंग मूवमेंट, जब मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो जो है आपस में घिस ना जाए, इसलिए उसको वेयर एंड टियर होने से जो है वो बचाता है। फिर है जी आउटलाइन ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी फॉर्म विदाउट इनवर्ड इज एज फॉलोज, ठीक है। नंबर 1 है स्किन, तो स्किन क्या है 2 to 3 मिलीमीटर थिक होती है हमारी स्किन, ये देखिए 2 to 3 मिलीमीटर थिक होती है, ठीक है। फिर उसकी है जी आगे एपिडर्मिस हो जाती है, तो स्किन में जब हम स्किन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा सारा अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस में 5 लेयर्स आ जाती हैं, स्टार्टम कॉर्नियम, स्टार्टम लूसिडम, स्टार्टम ग्रैनुलोजम, स्टार्टम स्पाइनोजम एंड स्टार्टम बेसिली, तो ये जो है वो एपिडर्मिस में आ जाती हैं इसकी स्ट्रक्चर्स जी। अभी नेक्स्ट है जी व्यूअर्स, अभी एपिडर्मिस के बाद डर्मिस है, ट्रू स्किन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कोरियम और डर्मिस और ट्रू स्किन। तो पेपिलरी लेयर होती है, रेटिकुलर लेयर होती है कंटेनिंग ब्लड वेसल्स में होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, फैट होते हैं, तो बेसिकली ये ट्रू स्किन होती हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है सबकुटेनियस टिश्यू, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मेम्ब्रेनस लेयर होती है। उसके बाद मसल्स आ जाते हैं जी, उसके नीचे मसल्स है, मसल विच आर यूजुअली अटैच टू बोन्स। उसके बाद नर्व एस्कुलर जो है बंडल्स एंड लिम्फेटिक्स आ जाते हैं। उसके बाद बोन्स आ जाती हैं विच फॉर्म द सपोर्टिंग फॉर्म, ये हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, सुपरफिशियली से डीप की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पहले वो देखिए स्किन की लेयर्स होगी, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया हो गया, फिर मेम्ब्रेनस लेयर हो गई, उसके बाद मसल्स, फिर वेसल्स और लिम्फेटिक्स, और फिर बोन्स, ठीक है, बोन्स विच फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, तो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है उसका। तो उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर डाइसेक्टर्स, अभी डाइसेक्शंस के लिए कुछ जनरल है, तो उसका है डाइसेक्शन इज अ फाइन आर्ट विच रिक्वायर्स, तो जो एनाटॉमी पढ़ते हैं उनको पता है डाइसेक्शन के लिए ऑनेस्ट लेबर होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, उसमें लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। फॉर मैनी स्टूडेंट्स इट माइट बी डिस्गस्टिंग टू डील विद द डेड बॉडीज, कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्गस्टिंग लगता है डेड बॉडीज को देखना, उनको डील करना, बट इट शुड बी द earnest desire of medical students to know about the ब्यूटीज़ ऑफ अल्लाह दैट आर हाइडन इन साइड द बॉडी, के हमारी जिस्म में अल्लाह ताला ने या खुदा ने कैसी चीज़ें बनाई हैं, अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह, ठीक है। दिस डिज़ायर्स विल लीड टू प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स टू एनाटॉमिकल नॉलेज, तो हमें पता चलता है कि एनाटॉमिकल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो असूल्स हैं जो उन्होंने हमें बताए हुए हैं। एक्वायर सम थेराटिकल नॉलेज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द रिलेशन ऑफ बोन्स बिफोर यू स्टार्ट द डाइसेक्शन, आपको बोन्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट ईयर में जब थोड़ा बहुत पढ़ाकर उसको डाइसेक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स को। और नंबर 2 है यू शुड ऑलवेज हैव इन योर पोसेशन एट लीस्ट द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। 2 नाइव्स, वो आपके पास हैं, 2 पेयर्स ऑफ डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स, ठीक है। फिर 1 प्रॉब, 1 पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ हुक्स विद चेन्स, आपके पास चीज़ें होनी चाहिए।
फिर है कट योर नेल्स, अपने नेल्स कट करें, ठीक है, लॉन्ग ओवरऑल पहने अपना। फिर डोंट यूज़ ग्लव्स अनलेस अदरवाइज बैडली नीडेड, ग्लव्स इम्पेयर्स पावर ऑफ परसेप्शन। तो वो कहते हैं जी कि जब तक ज़रूरत ना हो तो आप ग्लव्स ना पहने, क्योंकि पावर ऑफ परसेप्शन को कम कर देते हैं, हम उसको परसेप्शन करके उसको नहीं ज़्यादा वो देख सकते हाथ वगैरह लगाकर। बी स्टडी ऑफ डिसेक्शन, रिमेंबर दैट द अनस्टडी डायसेक्टर्स कांट बी गुड सर्जन इन फ्यूचर। जो डायसेक्टर्स अच्छे नहीं होते वो गुड सर्जन नहीं बनते फ्यूचर्स में, तो इसलिए आपको डायसेक्शन अच्छी तरह करनी आनी चाहिए। पुट स्ट्रेस टू फाइंड आउट ऑल द मेन एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड आइडेंटिफाई दैम करेक्टली। आपने जितने भी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स उनको आइडेंटिफाई करना है अच्छे तरीके से। डोंट वेस्ट टाइम टू सर्च फॉर अनइम्पॉर्टेंट एंड वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को, अगर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं या अनइम्पॉर्टेंट, आप उनको देखने में टाइम वेस्ट ना करें। Consult the diagrams whenever necessary from Gray's Anatomy and Grant's Atlas। ये दो बुक्स दी हुई हैं और कह रहे हैं क्योंकि देखकर आप उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। नोट द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो फाउंड इन द कोर्स ऑफ डिसेक्शन में आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं वो देख सकते हैं आप। इसके अलावा है जी while in confusion better submit than committing a gross error। try to make the whole area of dissection very impressive, ठीक है, impressive बना सकते हैं आप उसको। prepare answer for all possible cross questions of the finding in each part, ठीक है। make a thorough review of whole part of at the end of dissection, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कौन सी है और कहाँ है। पे ड्यू रिस्पेक्ट टू द डेड बॉडी, आपने डेड बॉडी की रिस्पेक्ट करनी है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मरने के बाद भी आखिर है तो वो इंसान ही। एंड एनी ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है, कोई भी पार्ट हो, चाहे वो उसका सेक्शुअल पार्ट हो, प्राइवेट पार्ट हो, कोई भी हो, तो आपने उसको बहुत रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। विच इज़ अंडर स्टडी, जो कि हम स्टडी कर रहे होंगे। बिहेव लाइक अ वाइज एंड जेंटल स्टूडेंट डॉक्टर विद योर टीचर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, तो आपने उनके साथ भी बहुत अच्छे से बातचीत करनी है। जी व्यूअर्स, अब थोड़ा सा हम बॉडीज़ की पोजीशन को रिलेटेड टू एनाटमी कुछ इस तरह से देखते हैं। ठीक है, ये है एनाटमिकल पोजीशन। व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आइज लुकिंग फॉरवर्ड, आंखें बिल्कुल सामने हो, बोथ हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, पाम जो है आपके फेसिंग फॉरवर्ड हो, और यानी कि हाथ इस तरह जिस तरह लेडीज़ ने हाथ बनाए हुए हैं बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, तो ये एनाटमिकल पोजीशन है, ठीक है। पाँव के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बोथ फिट टुगेदर, द पोजीशन इज एनाटमिकल पोजीशन। तो ये है एनाटमिकल पोजीशन। अगर किसी ने आपके एनाटमिकल पोजीशन में मुजाहरा मतलब ऑब्जर्वेशन करनी हो तो आप इस तरह खड़े होंगे, ठीक है। तो ये है एनाटमिकल पोजीशन। अच्छा, दूसरी में ये जो बंदा इस तरह लेटा हुआ है, ये ऊपर वाली जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन, जिसमें मैंने बताया था कि सर बिल्कुल सामने ऊपर होना चाहिए, फॉरवर्ड हेड होना चाहिए और इंटीरियरली होना चाहिए, और पाम बिल्कुल जो है वो फॉरवर्ड होने चाहिए, और ऐसे बंदे पाँव साथ जुड़े हो उसे कहते हैं स्पाइन पोजीशन। दिस इज़ प्रॉन पोजीशन, ठीक है, उल्टा बंदा लेटा हुआ है तो क्या कहते हैं प्रॉन पोजीशन। ये एनाटमिकल पोजीशंस होती हैं जिसमें हम पेशेंट को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ लिथोटॉमी पोजीशन, जैसे नॉर्मल बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये पोजीशन बनवाते हैं डॉक्टर्स फीमेल्स की, तो ये है लिथोटॉमी पोजीशन। जी, इसके बाद कुछ प्लेन्स आ जाते हैं, जैसे मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन है। एक बंदे को बिल्कुल ऐसे फंडामेंटल पोजीशन में खड़ा करके अगर हम उसको दरमियान से बिल्कुल ऐसे कट लगाएं जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसे मीडियन और सजाइटल प्लेन कहते हैं, मिड सजाइटल, ठीक है। और अगर हम इसे शोल्डर और ईयर लॉब से हम इसको ऐसे करें तो दिस इज़ कॉल्ड सजाइटल प्लेन, ठीक है। तो समझ लें आपको ये एनाटमिकल पोजीशंस हैं, ठीक है, मीडियन और सजाइटल प्लेन्स। और अगर बंदे को हम साइड पे खड़ा करें, मतलब बिल्कुल जैसे ये लड़का खड़ा है ये वाला, तो इसके ऊपर कोरोनल यानी कान के साथ और पाँव अपर लिम्ब के साथ साथ और नीचे से टुकने तक इसको हम अगर कट करें तो दिस इज़ कॉल्ड कोरोनल प्लेन। और इसको बिल्कुल अगर हम सेंटर से कर दें जैसे ये दिखाया हुआ उन्होंने तो दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी इधर आ जाएं तो इधर भी ऐसे ही है, कोरोनल प्लेन है ये, ठीक है, मीडियन प्लेन में ऐसे मैंने आपको बताया हुआ था, हॉरिजॉन्टल प्लेन उधर हमने अलग-अलग पोजीशन पढ़ा है, इधर हम सब एक पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सजाइटल प्लेन है, ये तीनों प्लेन है, ठीक है। और ऑब्लिकल पोजीशन जो प्लेन होता है, इफ़ एनी प्लेन ट्रांसफर्स टू सेंटर ऑफ द बॉडी इट इज़ कॉल्ड कार्डिनल प्लेन। और जो ऑब्लिक प्लेन होता है एनी अदर प्लेन अदर दैन जो है वो कॉर्नल ट्रांसफर्स। इनके अलावा जो सा भी कोई प्लेन हो, चाहे वो ऐसे हो तिरछा हो, उसे हम कहते हैं ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। फिर इसके आगे उन्होंने पोजीशंस के बारे में बताया हुआ है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम कुछ पोजीशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ये पोजीशन देखें,
जो हमने पढ़ी थी अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब पोजीशन। जैसे देखें अगर लड़की अपने कूनी को ऐसे कर रही है अपने एल्बो को, दिस इज कॉल्ड फ्लैक्सियन, और ये फ्लैक्सियर सरफेस पे हो रही है, ठीक है, ऊपर देखें। और अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे अपनी अपर लिम्ब को कर लेती है तो इसे हम कहते हैं जी एक्सटेंशन, ठीक है। इसके बाद ये देखिए जी इस पिक्चर में, तो अगर तो वो अपने बाजू को मीडियल पॉइंट से टुवर्ड्स लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो एबडक्शन होगी, जैसे ये लेके जा रहा है एबडक्शन। और अगर वापस बॉडी की तरफ लेकर आए दिस इज कॉल्ड एडक्शन। तो ये क्या है, एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स। इसी तरह नीचे पोजीशंस में देखें तो है फ्लैक्सियन एंड एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स। तो ये देखें, ये अगर आप अपने बाजू शोल्डर की जो मूवमेंट है अगर उसको आपको फॉरवर्ड करें, ऐसे ऊपर उठाएं ऐसे, तो ये शोल्डर पर आपकी फ्लैक्सियन होगी। आई होप आपको तस्वीर से समझ आ रही हो। और आप उसको बैकवर्ड लेके जा रहे हैं ऐसे ही, तो ये एक्सटेंशन होगी शोल्डर जॉइंट पे। एंड दिस इज मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट पर अगर आप इसको ऐसे बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, सॉरी अगर मैं आपको ये नहीं शो नहीं कर पा रहा, तो ये है दिस इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। अगर आप इसको अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं ऐसे, तो ये मीडियल रोटेशन। और अगर बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे ये इस पिक्चर में लेके जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। तो ये शोल्डर्स की जो है वो मूवमेंट्स हैं। अभी नेक्स्ट पे है सुपिनेशन एंड जो है वो प्रोनेटेड मूवमेंट। अगर आप पाम वाली साइड पे करते हैं तो ये प्रोनेशन है, और अगर आप इसको पाम साइड पे लेते हैं तो सुपिनेशन, और अगर दूसरी साइड पे लेके जाते हैं पोस्टीरियरली तो दिस इज कॉल्ड प्रोनेटेड टर्म, ठीक है, सुपिनेटेड और प्रोनेटेड। दिस इज सुपिनेटेड, दिस इज प्रोनेटेड, सुपिनेटेड प्रोनेटेड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज सुपिनेटेड पाम वाली साइड पे और दिस इज प्रोनेटेड। नेक्स्ट है जी एबडक्शन ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ डिजिट्स, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। तो ये अभी आपको पता है कि फर्स्ट फिंगर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो इस पर भी जो मूवमेंट्स हैं। तो पोजीशन ऑफ थम्स, जैसे हम ये कर रहे हैं इसे कहते हैं पोजीशन ऑफ थंब। ये मूवमेंट हो रही है ना, फिंगर्स पे एबडक्शन फ्लैक्सियन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, ठीक है। और थंब पर एक और भी होती है सरकमडक्शन। ये देखिए ये सरकमडक्शन है, दायरा सा बन रहा है, सरकमडक्शन। अभी नेक्स्ट मूवमेंट्स हैं वो हमारे थंब पर हैं, जैसे फ्लैक्सियन ऑफ थंब। ये देखिए ये फ्लैक्सियन ऑफ थंब हो रहा है, रिफ्लेक्सिव सरफेस है ना ये, तो वो मैं इसको फ्लैक्सियन कर रहा हूँ। अभी एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ थंब, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप। फिर है जी एबडक्शन ऑफ थंब। ये देखिए एबडक्शन ऑफ थंब, मैं इसको मिडिल पार्ट से दूर लेके जाऊँ, एबडक्शन ऑफ थंब और एडक्शन ऑफ थंब और सरकमडक्शन थंब की है, ठीक है। इसके अलावा हाथ पे जो बाकी मूवमेंट्स होते हैं दैट इज फ्लैक्सियन एंड एक्सटेंशन। ये किस पे हो रही है, रिस्ट पे, फ्लैक्सियन एक्सटेंशन, फ्लैक्सियन एक्सटेंशन। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है और नीचे करके तो वो फ्लैक्सियन, ये रिस्ट पर हो रही है। और ये वाली जो है वो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स, ये वाली इधर एक्सटेंशन फ्लैक्सियन, फ्लैक्सियन एक्सटेंशन, फ्लैक्सियन एक्सटेंशन। जी उसके बाद हम आ जाते हैं लोअर लिम्ब पे, यानी टांगों पर। लोअर लिम्ब्स कहते हैं ना, ऊपर लिम्ब्स और लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब पर देखें फ्लैक्सियन है, ठीक है, यानी अगर हम अपनी टांगों को नी जॉइंट पर जो है वो बेंड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्लैक्सियन। ये ये है जी थाई पर, यानी हिप पर। और अगर इस समय पीछे की तरफ लेके आते हैं, जब हम चलते हैं अपनी टांग आगे उठाते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लैक्सियन, जैसे हमने शोल्डर पे देखी थी। और जब हम इसको पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अगर हम अपने टांग को उठाकर आगे चलने के लिए रखते हैं तो दिस इज फ्लैक्सियन एट हिप, थाई पे, ठीक है, और एक्सटेंशन पीछे की तरफ लेकर आते हैं। फिर नहीं है मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ थाई। अगर हम अपने पाँव को अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं दिस इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन, यहाँ मीडियल रोटेशन कह सकते हैं। और अगर हम पाँव को बाहर की तरफ, जैसे ये बंदे ने रखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। इसी तरह ये देखें, इसी तस्वीर में देखिए सर्कमडक्शन ऑफ लोअर लिम्ब। तो हम दायरा बना सकते हैं ना, ये जो दायरा बन रहा है, सर्कमडक्शन ऑफ लोअर लिम्ब। दिस इज फ्लैक्सियन एंड एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। देखें अगर हम इसको बेंड करते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड फ्लैक्सियन, और एक्सटेंशन में हम इसको बिल्कुल सीधा कर रहे हैं। ये है जी डोर्सी फ्लैक्सियन एंड प्लांटर फ्लैक्सियन ऑफ फुट। अगर हम फुट को अपनी अंदर की तरफ कर लें,
सॉरी डॉर्सीफ्लैगन अगर हम ऊपर की तरफ कर लें, यानी कि अब मैं पाँव से नहीं दिखा सकता, अगर हम पाँव को ऐसे कर लें, अपने पाँव को टुकने के जॉइंट पर ऐसे कर लें, दिस इज कॉल्ड डॉर्सीफ्लैगन। और अगर हम पाँव की तरफ नीचे कर लें प्लांटर सरफेस की तरफ, तो दिस इज कॉल्ड प्लांटर फ्लैगियन। ये देखें, प्लांटर फ्लैगियन एक्स और डॉर्सीफ्लैगियन। इस तरह ई वर्जन है एंड इन वर्जन है, ठीक है। ई वर्जन क्या होता है, अगर हम अपने पाँव को बाहर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ निकाल लें पाँव को, तो दिस इज कॉल्ड एक्स ई वर्जन। और अगर पाँव को अंदर की तरफ कर लें, दिस इज कॉल्ड इन वर्जन। तो बेसिकली ये पोजीशंस होती हैं जो हमें पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। हाँ जी, इसके बाद देखें जो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रा पर और नेक पर के जो मूवमेंट्स होती हैं, अभी ये एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक है। इधर एक्सटेंशन हो रही है नेक पे और किधर ट्रंक पे, तो ये क्या हो रही है एक्सटेंशन। जब फ्लैगियन हो तो वो आगे की तरफ होगी, ठीक है। ये जो एरो है ना ये वाला, ये आगे की तरफ बनेगा तो वो फ्लैगियन हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और होती है अपना ट्रंक पे और नेक पे, दिस इज कॉल्ड लेटरल फ्लैगियन। एक साइड पे बैंड हो जाना, गर्दन का भी और कमर का भी, तो इसको कहते हैं लेटरल फ्लैगियन। इसी तरह ओपनिंग ऑफ माउथ, ठीक है, मैंडिबुलर डिप्रेशन कहते हैं। अगर हम अपने मुंह को खोलें ऐसे खोलें, ठीक है, ये फंस गया, ये हमारा मुंह है तो उसको हम ऐसे खोलें तो उसे मैंडिबुलर डिप्रेशन कहते हैं, ओपनिंग ऑफ द माउथ को। ये देखिए नीचे आ रही है मैंडिबुलर, ये मैंडिबुलर बोन है ना। इसी तरह मैंडिबुलर एलिवेशन, तो क्लोजर ऑफ द माउथ, अपने मैंडिबल को ऊपर उठाना यानी कि ऐसे बंद कर देना, तो दिस इज कॉल्ड मैंडिबुलर एलिवेशन। ये है जी मैंडिबुलर प्रोट्रूजन, यानी अपनी ठोड़ी को आगे की तरफ करना और मैंडिबुलर को पीछे की तरफ करना, तो मैंडिबुलर रिट्रैक्शन। और ये मैंडिबुलर प्रोट्रूजन, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर जॉइंट, ठीक है, प्रोट्रैक्शन ऑफ लोअर जॉइंट और रिट्रैक्शन ऑफ लोअर जॉइंट। जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारी फंडामेंटल पोजीशंस, एनाटमिकल पोजीशंस, प्लेन्स, ताकि हम जब मज़ीद आगे एनाटमी को स्टडी करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। कि अगर आपको उस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप ये वीडियो वाली लेक्चर प्लेलिस्ट से निकाल कर, जनरल एनाटमी के प्लेलिस्ट से निकाल कर आप दे सकते हैं और आप इसको मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हों या लेमैन स्टूडेंट्स हों, या मतलब लेमैन लोग हों जिनको शौक हो इसके बारे में, मेडिकल के नॉलेज के बारे में, या पैरामेडिकल स्टाफ्स हों, तो आप उनके साथ ये शेयर करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की मैं जो बेनिफिशियल वीडियोस हैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आई होप मैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करवाने में कामयाब हुआ हूँ। तो बाकी आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।